ओके, तो हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के अंदर एटलीस्ट इक्विवेलेंट वेट निकालना तो सीख लिया था लास्ट क्लास तक, कि हम इक्विवेलेंट वेट को कैसे फाइंड करते हैं या कहां तक कैसे हम ट्राई करते हैं उसको निकालने के लिए, रिएक्टिंग कंडीशंस में, नॉन रिएक्टिंग कंडीशंस में, एसिड के लिए, बेस के लिए, वैलेंसी फैक्टर के लिए। तो हमने लगभग चीजें लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं कुछ इक्विवेलेंट वेट के बारे में। अगर वो रेडॉक्स रिएक्शन के लिए हो, वहां से स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने लास्ट क्लास में ये भी करवा दिया था, तो एक आपको एग्जांपल लास्ट क्लास में मैंने शायद दिया भी हुआ था कि अगर मान लो जैसे KMnO4 है, इसकी रिएक्शन अगर मैं H2O2 के साथ करूं और रिएक्शन के बाद अगर इसने प्रोडक्ट दिया है कुछ Mn++ और O2, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर क्या नेट चेंज आता है उससे डिसाइड करते हैं कि पार्टिकुलर कंपाउंड की क्या इक्विवेलेंट वेट आएगी। मान लो हमें KMnO4 का निकालना है, तो हम यहाँ पर KMnO4 के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, जो कि +7 है ऐसे पोजिशन पे। यहाँ पर +2 है, और जो यहाँ पर +7 से +2 का चेंज आ रहा है इसे बोलेंगे नेट चेंज, जो कि 5 का चेंज आ रहा है। अगर मुझे कोई बोले कि KMnO4 के लिए इक्विवेलेंट वेट निकाला, तो इजीली मैं निकाल सकता हूं E = KMnO4, क्योंकि यहाँ पर KMnO4 का मान लो हमने M मान लिया, तो M डिवाइड बाई टोटल मॉलिक्यूलर वेट का जो ओवरऑल नेट चेंज है 5। अगर मैं कहीं भी यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूं तो निकाल सकता हूं। ऑक्सीजन की यहाँ पर है -1 और यहाँ पर है 0। -1 से 0 है और ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 की इंक्रीमेंट आ रही है, और उसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हो कि इंक्रीमेंट के साथ साथ यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लिए गए हैं। अगर 2 मॉलिक्यूल लिए गए और आपसे कोई H2O2 का इक्विवेलेंट वेट पूछे, तो ये मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 × 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल कंटेन किए गए, ठीक है। और 1 के लिए 1 का चेंज, तो 2 के लिए 2 का चेंज, तो यहाँ पर M डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत यहाँ तक होने वाली है। आज हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज जो कि हमारे इसी कॉन्सेप्ट से आता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी। नॉर्मलिटी मोलरिटी से बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, केवल बस इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की जगह, यानी कि कहीं ना कहीं एक्स फैक्टर का काम अंदर आएगा। लेकिन हम एक बार इसका डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, normality of a solution, normality of a solution is defined as the number of equivalents, is defined as the number of equivalents, the number of equivalents of solute present in, of solute present in 1000 ml solution. One thousand ml solution. Okay. Let V ml of a solution is prepared by V ml of a solution prepared by dissolving W gram of solute, by dissolving W gram of solute so of equivalent weight E
of equivalent weight E in water। वैसे ये स्पेसिफिक डेफिनेशन है तो हमें स्पेसिफिकली डेफिनेशन पे उतना कवर नहीं करना है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं नॉर्मलिटी की। तो जैसे हमारा मोलरिटी होता था, मोलरिटी में वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट होल डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1%। ठीक है, और वॉल्यूम यहाँ पर ml में। आज हम अगर नॉर्मलिटी की बात करने वाले हैं तो वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। ओके, तो यहां पर डिफरेंस कुछ नहीं है। अगर मैं इसको लिखूं, बस यहां पर मॉलिक्यूलर वेट की जगह इक्विवेलेंट वेट है। अगर मैं इक्विवेलेंट वेट को अगर मैं कहीं डिफाइन कर पा रहा हूं तो मैं इस फॉर्मूले को एक फैक्टर के टर्म में भी लिख सकता हूं। यहां पर अगर मैं निकालना चाहूं m इज इक्वल टू w बाई ई वी इंटू 1000, तो यहाँ पर E is equal to या EV is equal to W into 1000 is equal to n होता है, और यहाँ पर N is equal to W into 1000 डिवाइड बाई EV। ओके, तो ये हमारा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है। वहां पर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस निकालते हैं। इक्विवेलेंस के लिए बस टर्म यही होना चाहिए कि हमें इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना है, ना कि मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है। बस इतना सा डिफरेंस आता है, ये हमारा नॉर्मलिटी का फैक्टर होता है। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली है। अगर कोई आपसे नॉर्मलिटी निकालने के लिए बोले तो आपको वहां पर उसके वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करना है। चलो, अगर एक क्वेश्चन कोई दे दे आपको कि कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, अगर मान लो क्वेश्चन है कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 15.8 gram KMnO4 15.8 gram KMnO4 in 50 ml acidic solution, in 50 ml acidic solution। ओके, अगर आपसे एसिडिक सॉल्यूशन दिया गया है तो KMnO4 का जो एसिडिक मीडियम में जो चेंज आता है वो 5 का आता है, और अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में 5 का चेंज आता है तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट को हम यहाँ पर जो भी हम निकाल के ले आएंगे वो वैलेंसी फैक्टर डिवाइड बाई 5 कर देंगे। मतलब आपको यहाँ पर 5 से डिवाइड करना है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट तो सब वैसा ही रहेगा, बस मॉलिक्यूलर वेट में 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाई अगर आप निकाल रहे हो इसका फैक्टर तो ओवरऑल ये हो जाएगा आपका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर बस केवल आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम रखना है और 1000 करना है, फिर आपको फॉर्मूला बल्कि सब कुछ सेम रखना है, आपका नॉर्मलिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कोई दिक्कत यहाँ पर इस पार्टिकुलर पॉइंट तक होने वाली है। जो हमारा सबसे बड़ा पॉइंट है, जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो है कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिस पे हम चलने वाले हैं, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। इसका मतलब होता है, मैं आपको इसकी एक बार डेफिनेशन बता देता हूं। इसका मतलब होता है, अगर आप
इस डेफिनेशन को लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, जैसे कि मान लो Na है प्लस Mb है, गिव्स A है प्लस B है, ठीक है। अगर आपके पास मान लो कुछ ऐसा एक टर्म बन के आ रहा है, तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ A is equal to milli equivalent of B is equal to milli equivalent of C of M। यहाँ पर A है, B है, ओके। तो आप टर्म को चेंज कर सकते हो, यहाँ पर M लिख लो, C लिख सकते हो, यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ C। मतलब आप सेपरेटली यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मिली इक्विवेलेंट को इक्वल कर सकते हो, सबका मिली इक्विवेलेंट एक होगा, मतलब सिमिलर होगा। आप अगर इनके मिली इक्विवेलेंट के कंबाइंड फॉर्म को निकालोगे, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर कंपाउंड के लिए लिख रहे हैं, तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट ऑफ M, मान लो कंपाउंड आपके पास है MXNY, ऐसा कोई कंपाउंड है, तो इसका मतलब मिली इक्विवेलेंट ऑफ M इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ N। कंपाउंड के भी मिली इक्विवेलेंट जो होते हैं वो एक दूसरे से, कंपाउंड के अंदर जो मिक्स्ड फॉर्म्स हैं उनके भी एक दूसरे से सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो अपन बात कर लेंगे उसमें। फिर भी ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग आपका कुल मिला के N1V1, अगर आपके पास पहला प्लस दूसरा इक्वल टू तीसरा प्लस चौथा है, तो आपको सीधे सीधे बात बताऊं, N1V1 इक्वल टू N2V2 इक्वल टू N3V3 इक्वल टू N4V4 at the equivalence point, at the equivalence point। ठीक है, तो रिएक्शन हो गई हो। चलो क्वेश्चन करते हैं एक दो, उस पे बात करते हैं क्वेश्चंस पे, फिर अपन देखते हैं कि कैसे टर्म्स को चेंज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इस पे कि द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ moles of oxalate ion oxidized by, oxalate ion oxidized by oxalate ion oxidized by oxidized by 1 mole of KMnO4 minus ion in acidic medium, 1 mole of KMnO4 ion in acidic medium। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सलेट आयन जो होता है, अगर आप ऑक्सलेट आयन लेके चलोगे तो ऑक्सलेट आयन का फॉर्मूला होता है C2O4 माइनस माइनस, और आप इसके साथ साथ अगर KMnO4 लेके चल रहे हैं तो KMnO4 माइनस मतलब इसका रिडक्शन होगा Mn का। जब एसिडिक मीडियम में Mn का रिडक्शन होता है तो कहीं ना कहीं Mn रिड्यूस होकर Mn+2 में जाता है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आप चेक करोगे, यहाँ पर कार्बन का जो चेक करोगे आप ऑक्सलेट में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज होकर CO2 की तरफ ही बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में ही जा सकती है इसकी।
मतलब +1 की मतलब एक बढ़ सकती है, लेकिन 4 ही मैक्स टू मैक्स हो सकती है, तो यहाँ पर +4 हो जाएगा। अगर आप ऑक्सलेट आयन को ऑक्सीडाइज करोगे तो +4 में ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर जो ऑक्सीडाइज होगा ये 1 से ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर 5 से रिडक्शन हो रहा है। ओके, अब इसका 1 से ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मिली इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट ऑफ C2O4 minus minus is equal to milli equivalent of KMnO4 minus। एक बात आपको बता दूं, NOV का जो कैलकुलेशन होता है वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि N में भी आप देखोगे ना तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जो वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू यहाँ पर वॉल्यूम होता है, और इनटू आपने V कर दिया तो V से भी ऑलरेडी कैंसिल्ड है, तो यानी कि इक्विवेलेंट पॉइंट यानी कि मोल्स एक तरीके से आपको दिए गए हैं इक्विवेलेंट मोल, तो वहां पर वही वैल्यू NV भी होती है, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर डायरेक्ट मोल्स का कैलकुलेशन करना है। अगर मोल का कैलकुलेशन डायरेक्ट करना है तो इसका मतलब एनवी आपको गिवन, अगर आप एमवी गिवन होता है एमवी, तो आप मोलरिटी को जब मल्टीप्लाई करते हो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल ऑलरेडी हो चुका होता है, यहाँ पर आपको मोल गिवन होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अगर ये मिली इक्विवेलेंट गिवन है डायरेक्टली मोल के फॉर्म में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वॉल्यूम का फैक्टर आएगा ही नहीं। तो 1 मोल ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ C2O4 कितने मोल ऑफ, यहाँ पर आपको देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट आयन। मान लो कि ऑक्सीलेट आयन के n मोल्स आ रहे हैं। अब ऑक्सीलेट आयन के लिए एक चीज तो वो हमको नॉर्मलिटी और वॉल्यूम और उसके साथ साथ एक्स फैक्टर इनकी जरूरत पड़ती थी, ठीक है, लेकिन अब हमें एक्स फैक्टर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक्स फैक्टर भी गिवन है। तो आप C2O4 को ले जाएंगे CO2 में, +1 से चेंजिंग आएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स फैक्टर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 माइनस, यहाँ पर आप जो मिली मोल है ना, मोल ऑलरेडी गिवन है 1 मोल ऑफ KMnO4 माइनस आयन, तो 1 लिख लो, और KMnO4 में जो चेंजिंग होती है 5 की होती है, डायरेक्टली 5, n इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 2 is equal to 2.5 मोल ऑक्सलेट आयन। अगर आपको इस क्वेश्चन को मोल कॉन्सेप्ट से करना है तो इस क्वेश्चन को बहुत लेंदी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आप मोल कॉन्सेप्ट करेंगे तो मोल को आप मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मलिटी में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मलिटी से आप वॉल्यूम में लेके जाएंगे, m1 v1 करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे मोलरिटी, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला भी रहता है। जब क्या अगर आप इक्विवेलेंट पॉइंट से करो तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के मेथड से क्वेश्चन को बहुत इजी बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, फाइंड द नंबर ऑफ moles of KMnO4 needed to oxidize 1 mole Cu2S in acidic medium। One mole Cu2S in acidic medium. The reaction is KMnO4 plus Cu2S gives Mn plus 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 Cu plus 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 SO2। Okay,
इसका ऑलरेडी मोल गिवन है, एक है, इसका मोल निकालना है, n मान लिया। अब बस केवल एक्स फैक्टर निकालना है, n इसका n मान लिया, n इंटू एक्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू Cu2s का निकालना है, 1 इसका ऑलरेडी गिवन है, इंटू एक्स ऑफ Cu2s। एक्स फैक्टर निकालने के लिए, क्योंकि MnO4 का तो इजी है, MnO4 जाएगा Mn++ में, तो यहाँ पर 5 से चेंज होगा, तो यहाँ पर n इक्वल टू 5 हो जाएगा। Cu2s का निकालने थे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप Cu2s का निकालने जाएंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। Cu++ का, क्योंकि Cu ये वहां पर +1 में है, यहाँ पर सल्फर -2 में है, ये जाएगा +2 में, तो एक की चेंजिंग आ रही है, लेकिन एक की चेंजिंग के साथ साथ आप देख रहे हो कि 2 से मल्टीप्लाई है Cu में, तो ओवरऑल चेंजिंग 2 की है। सल्फर जाएगा SO2 में, क्योंकि यहाँ पर -2 था, अगर -2 था तो यहाँ पर SO2 में +4 हो जाता है, सल्फर का +4 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो ओवरऑल चेंज +6 की है, और दोनों में ऑक्सीडेशन चेंजिंग हो रही है, तो यहाँ पर ओवरऑल 8 का चेंज आ रहा है। अब 8 का चेंज आ रहा है, तो यहाँ पर 1 इंटू 8 इज इक्वल टू n इंटू 5। आई थिंक आंसर विल बी क्लियर, और यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा डायरेक्टली आंसर। तो मोल्स ऑफ KMnO4 हो जाएंगे, एंड मोल्स ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू 8/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको निकाल दिया है। आगे चलते हैं। ना गैलुसैक की जरूरत है, ना कंसंट्रेशन टर्म की जरूरत है, आपको बस केवल एक्स फैक्टर निकालना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, what mass of MnO2 is reduced by what mass of, अगला क्वेश्चन है, what mass of MnO2 is reduced by 35 ml of 0.16 n oxalic acid, 35 ml of 0.16 n oxalic acid। MnO2 की रिएक्शन जब होती है MnO2 प्लस H2C2O4 और ये देता है Mn प्लस 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 CO2। ओके, आपको डायरेक्टली ऑक्जेलिक एसिड के मतलब इक्विवेलेंस, आप तो आप पहले बात तो निकाल लो कि इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड is equal to equivalent of MnO2, और इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 आपको ऑलरेडी गिवन है, ये है 35 into 0.16 n। नॉर्मलिटी दी है, तो आपको कोई एक्स फैक्टर की जरूरत ही नहीं, तो 35 into 0.16 n, तो 35 into 0.16 हो जाएगा। और आपको वेट निकालना है, तो वेट इज इक्वल टू E यानी V अपान 1000 होता है। आप यहाँ से इसके फॉर्मूले को देख सकते हैं, तो मैंने ऊपर इसके फॉर्मूले को बताया हुआ है कि यहाँ पर ये देखो, अगर वेट निकालना हो तो बस आपको इस EV को उस साइड लेके जाना है, तो E यानी V डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा इक्वल टू वेट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर होनी नहीं चाहिए।
तो फिर यहाँ पर अगर ई एन वी बाई 1000 होता है और आपको ऑलरेडी एनवी गिवन है, ई की वैल्यू अगर आप निकाल पाते हो तो ई आपका इक्विवेलेंट वेट इस पार्टिकुलर कंडीशन में ऑक्जेलिक एसिड में डिवाइड बाई 2 करोगे, क्योंकि आप ऑक्जेलिक एसिड में यहाँ पर C2 हो तो 64 प्लस 24 कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 90, ओके 60 20 80 4 4 90, टोटल 90 आ जाएगा। और ऑक्जेलिक एसिड में क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड CO2 में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ पर एक की चेंजिंग आ रही है और एक की चेंजिंग के साथ साथ यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, इसलिए 1 into 2 हो जाएगा, तो ओवरऑल 2 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर ये जो इक्विवेलेंट वेट है वो आपका डिवाइड बाई 2 हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट के, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2 करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 45 into NV ऑलरेडी गिवन है 35 into 0.16 डिवाइड बाय 1000, आप आराम से वेट निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू आएगी 252 ग्राम पॉइंट, ओके। आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, इसका आंसर यही होगा। चलो एक लास्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज टाइट्रेशन। तो अपन टाइट्रेशन को करने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं हमने पीछे में टाइट्रेशन करा हुआ है लेकिन फिर भी हम एक बार इसको स्पेसिफिकली एक टॉपिक की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो टाइट्रेशन को एक बार कर लेते हैं कि टाइट्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं। तो कुल मिला के टाइट्रेशन एक प्रोसीजर है, टाइट्रेशन इज अ प्रोसीजर ऑफ डिटरमाइनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन by allowing a carefully measured volume to react with a standard solution of another substance whose concentration is known। मतलब सामने वाला जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा उससे पूरा पूरा रिएक्ट करने के लिए जितना वॉल्यूम की जरूरत है या जितने कंसंट्रेशन की जरूरत है वही हमारा टाइट्रेशन कहलाता है। और टाइट्रेशन में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है उसके लिए इट इज द सॉल्यूशन whose concentration is known and is taken in a burette और burette को से लिया गया है, that is the titrant equipment, okay, it is also called as titrant, ठीक है। उसमें जितना लिया गया है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, जो कंसंट्रेशन जिसका नोन है उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, और उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के से रिएक्ट करने के लिए जितने कंसंट्रेशन की जरूरत है या टाइट्रेशन के प्रोसीजर को डिटरमाइन, टाइट्रेशन के प्रोसीजर के लिए जो हमारे कंसंट्रेशन जिससे हम रिएक्ट करने, मान लो हमारे पास स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है बेस का, मान लो NaOH का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो अब उस NaOH के सॉल्यूशन के लिए कितने ml ऑफ या कितना कंसंट्रेशन ऑफ HCl यूज किया जाता है, क्योंकि HCl एक एसिड है वो बेस से रिएक्शन करेगा, तो कितना HCl का कंसंट्रेशन यूज किया जाएगा वही हमारा टाइट्रेशन कहलाता है। टाइट्रेशन और ये एक मेथड रिएक्शन करने के लिए, रिएक्शन करवाना ही एक टाइट्रेशन का मेथड है। और टाइट्रेंट जो होता है वो एक मतलब एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं जिसमें हम मिलाने वाले हैं उसको टाइट्रेंट बोलते हैं, और एक सॉल्यूशन यूज किया जाता है जो हम जिसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो दो चीजें इसमें होती हैं। अब चाहे एसिड को बेस के साथ कर दो या बेस को एसिड के साथ, एक तरीके से स्पेसिफिक टर्म तो दोनों के लिए सेम ही हो सकता है, लेकिन बस हम कहने के लिए डिफरेंस रखते हैं और इसको इसके डेफिनेशन को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। और टाइट्रेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। टाइट्रेंट एक वो होते हैं जिनमें हमें कुछ काम करना पड़ता है, जिसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है यूज करने के पहले, और एक वो होते हैं जिसको स्टैंडर्डाइज नहीं करना पड़ता है। तो हम एक बार लिख लेते हैं इसको। टाइट्रेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, टाइट्रेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला वो होता है प्राइमरी टाइट्रेंट, these reagent can accurately weighted, these reagents can be accurately weighted
and your solution are not to be standardized before use, and their solution are not to be standardized before use. उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करते हैं यूज करने के पहले। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं KMNO4 और जैसे AgNO3, ऑक्सैलिक एसिड, इन्हें हम कभी स्टैंडर्डाइज नहीं करते यूज करने के पहले, मतलब उसमें एक्स्ट्रा चीजें डालनी या फिर इनको एक स्टैंडर्ड कंडीशन में ले जाना नहीं पड़ता है। ठीक है, जो हमारा सेकेंडरी टाइट्रेंट है वो ठीक उल्टा है, उसको स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। उसके एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि NaOH हो गया, KOH हो गया और HCl हो गया, H2SO4 हो गया। इसको यूज करने के पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट की। इक्विवेलेंस पॉइंट एक तरीके से जो हमने आज पढ़ा है टाइट्रेशन के पहले, ये भी एक तरीके का इक्विवेलेंस पॉइंट का ही एग्जांपल है। यहाँ पर भी N1 V1 मैंने बता दिया था पहले ही आपको कुछ कुल मिला के, लेकिन फिर भी इक्विवेलेंस पॉइंट को यूज करने के पहले हमने इसलिए को बताया था क्योंकि मान लो आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपको मैंने, क्योंकि फॉर्मूला पहले ही एक बार कवर करवाया हुआ है M1 V1 M2 V2 के लिए, इसलिए मैंने आपको वहां पे बता दिया। लेकिन इक्विवेलेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सबके मिली इक्विवेलेंट सेम हो जाएं और वो ऑलरेडी वहीं पर, ऑलरेडी हमने इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ ली थी। इट इज द पॉइंट ऑफ, इट इज द पॉइंट when number of equivalents of titrant equivalents of titrants added becomes equal to the added becomes equal to the number of equivalents of titrant, number of equivalents of titrant। कुछ अलग बात नहीं करी है हमने, जो टाइट्रेट लिया था पहले हमने दो चीजें यहाँ भी ली थी, एक तरीके से इसकी रिएक्शन इसके साथ करी थी और फिर बोला था कि इन दोनों के इक्विवेलेंट्स सेम हो जाते हैं रिएक्शन के बाद। आज हम अगर कोई टाइट्रेंट ले रहे हैं, टाइट्रेट ले रहे हैं, एक रिएक्शन करने वाला है, रिएक्शन करवाने वाला, मतलब एक शांत करने वाला है, एक उत्तेजित रहने वाला, दोनों को ले रहे हैं और उसके बाद हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा कंडीशन जब दोनों के इक्विवेलेंट सेम हो जाए, मतलब इसका होता है कि एक दूसरे को शांत कर दे या रिएक्शन हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी हम वही चीज करते हैं। यहाँ पर भी N1 V1 is equal to N2 V2 is equal to N3 V3 लेते हैं। अगर यहाँ पर मोलरिटी गिवन है तो डायरेक्टली यहाँ पर कह सकते हैं N1 V1 M1, क्योंकि ये N1 जो है वो एक्स फैक्टर को डिनोट करता है, इक्वल टू N2 V2 M2 इक्वल टू N3 V3 M3। तो यहाँ पर मोलरिटी अगर गिवन होती है तो हमें एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि N1 N2 और N3 है उसके एक्स फैक्टर्स। ठीक है, एक्स फैक्टर्स मतलब उसका वैलेंसी फैक्टर या जो भी रेडॉक्स सेक्शन लिया गया है रेडॉक्स सेक्शन का फैक्टर, तो वैसा उसमें हम जैसा टर्म होता है वैसे उसको हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली है अभी।
तो ये आपका हो गया टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन का इस समय खात्मा हो चुका है, लेकिन फिर भी हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे इसके अंदर। जैसे है एक इंडिकेटर होता है, जब आप टाइट्रेट कर रहे होते हो तो उसमें कुछ ना कुछ कलर वगैरह आता है, या कुछ ना कुछ तरीके से उसमें अलग शो होता है। जैसे KMNO4 का टाइट्रेशन होता है, उसमें पिंक कलर आता है, तो कलर आता है, या फिर उसमें कुछ एडिशनल सब्सटेंस होता है जो फिजिकल बिहेवियर को चेंज करता है। जैसे आपको बाहर से दिखाई पड़ता है कि हाँ इसमें टाइट्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना एन ऑक्सिलरी सब्सटेंस, एन ऑक्सिलरी सब्सटेंस an auxiliary substance added for physical detection of composition, added for physical detection of competition of titration at equivalence points, completion of titration at equivalence point in generally so color change or completion of titration in generally so color change on completion of टाइट्रेशन। तो कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन को दिखाने के लिए एक अलग तरीके से उसमें या तो कभी कभी कलर चेंज होगा, या कभी फिजिकल बिहेवियर चेंज होगा एकदम से, या तो ऐसे कुछ डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो ये भी ऑक्सिलरी सब्सटेंस में ऐड किए जाते हैं जिसके फिजिकल चेंज को बताए। जैसे मान लो एक सब्सटेंस हमने ऐड कर दिया जो न्यूट्रलाइज होने पर अपना कलर चेंज करता है, या जो एसिड बेस की बिहेवियर पीएच 7 जाने पे अपना कलर चेंज करता है। मान लो हमने ऐसा कोई सब्सटेंस के अंदर डाल दिया, तो ऐसी कंडीशन मान लो एसिड ने बेस को रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज किया, तो जिस वक्त न्यूट्रल पॉइंट आएगा उस वक्त तो अपना कलर चेंज कर देगा और हमें बता देगा कि हाँ भैया अभी इसका कलर चेंज हो चुका है, और अभी इसके कंडीशन में इसका पूरा पूरा टाइट्रेशन हो चुका है। इसलिए टाइट्रेशन करने के लिए एक इंडिकेटर भी यूज किया जाता है जो बताता है कि इसमें टाइट्रेशन कितना हुआ है, या एकदम हो गया है, या कैसी स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये भी अपना एक इंडिकेटर बताता है। एक लास्ट टर्म बचता है, इट इज कॉल्ड एज टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल जस्ट डिस्कस द टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, एंड आफ्टर दैट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन की बात भी उसी समय कर लेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टाइट्रेशन।